हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है ऊष्माधारिता। ठीक है, तो फिर ये क्लास 11th और बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये आता ही आता है। ठीक है, और इसमें हम सीपी माइनस सीवी भी देखेंगे। ये इक्वेशन जो है बार बार बीएससी सेकेंड ईयर में आता ही है। तो फिर ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो फिर वीडियो पे बनी रहिए, हम एक एक स्टेप जो है आसान से समझते हुए हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो भाई चलिए वीडियो पे बने रहिए, देखते हैं कि ऊष्माधारिता क्या होता है। ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। अब इसमें कोई कठिनाई नहीं है डेफिनेशन को याद करने में, है ना। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का ताप जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उसको हम पदार्थ की ऊष्माधारिता कहेंगे। ठीक है जी, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका एसआई इकाई है जूल प्रति डिग्री प्रति मोल। ठीक है जी, जूल प्रति डिग्री प्रति मोल। अब सीपी माइनस सीवी में जो है क्या बोलते हैं, संबंध देखने के लिए, यानी कि उस इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए हमें जो है एक एक स्टेप अच्छे से देखना होगा, है ना। तो सबसे पहला ही स्टेप आता है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। अब देखिए स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होता है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यही जो है सबसे मेन स्टेप है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। ठीक है, तो फिर एक एक हम देखते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर आयतन पर पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाता है। हमने यहाँ पर क्या देखा था, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, है ना। तो फिर उसी को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर आयतन पर कर देंगे। ठीक है, ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर आयतन पर पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल स्थिर आयतन पर ऐड करना है। ठीक है जी, बहुत ही सरल डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को, है ना। तो फिर यहाँ पर देखिए CV यानी कि स्थिर आयतन पर, है ना, dQV अपॉन dt, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। इसको जो है अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, C बराबर dQV अपॉन dt लिखते हैं, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार, अब ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या है, तो वो है डी क्यू बराबर डी ई प्लस पी डेल वी, है ना। यहाँ पर डी ई के जगह जो है डी यू भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फिर ये हो गया इक्वेशन क्या बोलते हैं, ऊष्मागति का प्रथम इक्वेशन। ठीक है, तो फिर क्योंकि स्थिर आयतन है, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, है ना। तो फिर आयतन जो है वो स्थिर है, तो फिर यहाँ पर जो है डेल वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो और डेल वी 0 होगा और इसका गुणा जो है पी से हुआ है, तो फिर 0 का गुणा होगा पी से, तो फिर पी भी जो है 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है पी डेल वी बराबर 0 हो गया है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए डी क्यू बराबर कितना बचेगा, डी ई ही बचेगा, है ना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो फिर इस डी ई को जो है यहाँ पर रख देंगे, उसी को यहाँ पर लिखा है। अतः यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब इस मान को जो है समीकरण इसमें रख देंगे। तो फिर ये हो जाएगा सी वी बराबर डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल ई अपॉन डेल टी, इसको हम डेल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और इस इधर जो है कांस्टेंट वी हो जाएगा, और ये जो है इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया हमने, जो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता होता है उसका इक्वेशन लिखे, फिर हमने यहाँ पर ऊष्मागति का प्रथम नियम लगाया। ठीक है, क्योंकि ये जो है हम अभी स्थिर आयतन पर देख रहे हैं, इसी वजह से जो है डेल भी 0 हुआ, तो फिर डेल भी 0 हुआ, तो फिर पी भी जो है गुणा हुआ है, उसकी वजह से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर पी डेल भी बराबर 0 हो जाएगा। तो फिर डी क्यू बराबर कितना बचेगा, डी ई बचेगा। तो फिर डी क्यू की जगह जो है इसको हम डी ई को रख देंगे, अपॉन डी टी आएगा। तो फिर डी को जो है हमने डेल में जो है बदल दिया। ठीक है, तो फिर डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वी, क्योंकि हम स्थिर आयतन पर पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो है कांस्टेंट वी रहेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब चलिए हम देखते हैं स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। ठीक है, स्थिर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता,
इसमें भी कुछ नहीं करना है, स्थिर दाब जो है यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो फिर चलिए एक बार पढ़ के हम देखते हैं, ठीक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो स्थिर दाब पर पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाता है, ठीक है। अब इसके लिए इक्वेशन निकालने के लिए हम जो है यहाँ पर कुछ लिखे हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई निकाय जो है वो स्थिर दाब पर QP ऊष्मा जो है अवशोषित करता है, ठीक है। कोई निकाय है जो स्थिर दाब पर जो है QP ऊष्मा को जो है अवशोषित करता है, जिससे उसके ताप में वृद्धि dt होता है, ठीक है। जिससे यानी कि यहाँ पर देखिए, जिससे Cp बराबर QP/dt, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे, ठीक है। ये जो है स्थिर दाब के लिए जो है इक्वेशन है, ठीक है। Cp बराबर QP/dt, हमने वहाँ पर क्या देखा था, स्थिर आयतन पर Cv बराबर dQV/dt दिखा था, है ना। तो फिर यहाँ पर जो है QP/dt, क्योंकि कोई निकाय जो है वो स्थिर दाब पर कितना ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, QP ऊष्मा अवशोषित कर रहा है ना, और जिससे जो है ताप में वृद्धि जो है dt हो रहा है, इसी वजह से dQ/dt लिखेंगे, ठीक है। और इसको जो है इक्वेशन नंबर 4 देंगे। अब देखिए, परंतु स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होता है, अतः QP बराबर DH, ठीक है। यानी कि QP बराबर जो है DH होगा। तो फिर इसको जो है ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर जो है DH को हम रख देंगे, ठीक है। तो फिर Cp बराबर DH/dt, आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से, ठीक है। ये 4 और ये 5 जी, ठीक है। तो फिर Cp बराबर DH/dt, यहाँ पर QP की जगह में जो है DH आ गया, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, या Cp बराबर डेल H/ΔT कांस्टेंट P, क्योंकि हम जो यहाँ पर जो है स्थिर दाब पर पढ़ रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर जो है P जो है कांस्टेंट रहेगा। तो फिर Cp बराबर डेल H/ΔT और ये P, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। अब चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। गैस की ऊष्माधारिता में अंतर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, Cp बराबर क्या हमने क्या निकाला था, डेल H/ΔT निकाला था, कांस्टेंट P, ठीक है। इसको हम, ये तो हो गया स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, है ना। और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या निकाला था, डेल E/ΔT कांस्टेंट V, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे Cp माइनस Cv, तो फिर यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए Cp माइनस Cv बराबर डेल H/ΔT कांस्टेंट P माइनस डेल E/ΔT कांस्टेंट V, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब देखिए, परंतु H बराबर E प्लस PV, इसको हम इक्वेशन नंबर 8 देंगे, ठीक है। परंतु H बराबर E प्लस PV, ठीक है। देखिए, हर एक स्टेप में जो है एक एक और फॉर्मूले जो हैं ऐड होते जा रहे हैं। इसको जो है आप याद रखेंगे कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला जो है ऐड हो रहा है ना। क्योंकि याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको जो है इक्वेशन कहाँ पर कौन सा समीकरण आएगा, कहाँ पर कौन सा समीकरण आएगा, आप इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर आप जो है पूरा इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, है ना। तो फिर कहाँ पर कौन सा इक्वेशन ऐड हो रहा है इसको आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखा है H बराबर E प्लस PV। तो फिर देखिए, समीकरण 8 का स्थिर दाब पर P पर T के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब इस समीकरण जो है स्थिर दाब पर जो है T के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, डेल H/ΔT कांस्टेंट P बराबर डेल E/ΔT कांस्टेंट P। अब देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट P क्यों आ रहा है करके पूछेंगे तो फिर मैं यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या स्थिर है, दाब स्थिर है। हमने क्या लिखा है, स्थिर दाब पर लिखा है ना। तो फिर यहाँ पर जो है दाब कांस्टेंट रहेगा। तो फिर चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं ना, प्लस यहाँ पर P जो है इसको हम बाहर निकालेंगे क्योंकि इसके साथ अवकलन होगा, है ना। तो फिर डेल V/ΔT कांस्टेंट P, इसको हम समीकरण 9 देंगे, ठीक है। अब देखिए, समीकरण 9 से डेल H/ΔT कांस्टेंट P ये है ना, इसका मान जो है समीकरण 7 में रखने पर यहाँ पर देखिए
डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी ये है और ये डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी है। तो फिर इसके जगह जो है ये वाला मान जो है हम रख देंगे, ठीक है जी। तो फिर चलिए रख देते हैं। समीकरण 9 से डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी का मान समीकरण 7 में रखने पर, तो फिर ये आ जाएगा सी पी माइनस सी वी बराबर डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी माइनस डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वी। इसको हम समीकरण 10 देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ई को जो है टी और वी का फलन मानने पर, ठीक है, ई को जो है टी और वी का फलन मानने पर, तो फिर इसको हम लिखेंगे समीकरण के रूप में ई बराबर फलन है टी और वी का, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 11 देंगे, समीकरण 11, ठीक है। तो फिर हो जाएगा, यहाँ पर हम डी ई लगा देंगे, ठीक है। इसको देखिए, इसको लिखने के बाद जो है आपको जो है ये वाला इक्वेशन जो है याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको आप अच्छे से याद करेंगे, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। इसको आप लिखेंगे डी ई बराबर, यहाँ पर लिखेंगे डेल ई अपॉन ये वाला जो है डेल टी लिखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट वी करेंगे, फिर आ जाएगा डी टी, ठीक है। फिर डी टी आएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर डेल ई अपॉन यहाँ पर क्या है वी है, इसी वजह से डेल वी करेंगे, फिर है कांस्टेंट टी और ये डी वी, ठीक है, डी वी। इसको हम इक्वेशन नंबर 12 देंगे। तो फिर देखिए ये वाला इक्वेशन जो है जी आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये वाला इक्वेशन याद करेंगे तभी जो है ये वाला आगे का प्रोसेस बनेगा, ठीक है। तो फिर इसको करने के बाद जो है इस वाले इक्वेशन को अच्छे से याद करेंगे, कुछ नहीं करना है, डेल ई लगाएंगे ऊपर, यहाँ पर टी है इसी वजह से यहाँ पर डेल टी करेंगे, कांस्टेंट वी करेंगे, ठीक है। फिर ये टी है इसी वजह से यहाँ पर जो है डी टी करेंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, अब ये वी है इसी वजह से यहाँ पर जो है डेल ई करने के बाद डेल वी कांस्टेंट टी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर टी वाला लिखे थे इसी वजह से यहाँ पर कांस्टेंट वी करेंगे, और यहाँ पर वी लिख रहे हैं इसी वजह से टी को जो है यहाँ पर कांस्टेंट करेंगे, ठीक है, अदल बदल करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वी है इसी वजह से यहाँ पर जो है डी वी करेंगे, ठीक है, और इसको समीकरण 12 दे देंगे। अब देखिए इस समीकरण के दोनों ओर डी टी का भाग देने पर, अब ये जो समीकरण है, ठीक है, इसके दोनों ओर यानी कि इस ओर और इस ओर जो है डी टी का भाग देंगे, ठीक है। तो फिर चलिए कर देते हैं। तो फिर डी ई अपॉन डी टी और ये पूरा इक्वेशन लिख देंगे, उसके बाद जो है अपॉन डी टी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो डी टी है, ये वाले डी टी से जो है कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये डी वी है, यहाँ पर तो कटेगा नहीं, इसी वजह से जो है इसके नीचे जो है डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर चलिए इसको जो हम यहाँ पर लिखे हैं उसको आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, यानी कि तो फिर हो जाएगा डी का जो है वो डेल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। फिर आ जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी, ये वैसा ही है कांस्टेंट वी, प्लस यहाँ पर देखिए ये डी टी और ये डी टी से जो है कटेगा, ठीक है। तो फिर ये कट गया, तो फिर यहाँ पर प्लस ये वाला आएगा डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टी। अब देखिए यहाँ पर जो है वो ये वाला ऐसे भाग होगा, तो फिर यहाँ पर तो कुछ कटेगा नहीं, यहाँ पर डी टी तो है ही नहीं, तो फिर इसके नीचे में जो है वो डी टी आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर जो है डेल वी अपॉन डेल टी लिखा है कांस्टेंट पी, और इसको इक्वेशन समीकरण जो है 13 देंगे, ठीक है। अब देखिए समीकरण 13 से डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी का मान समीकरण 10 में रखने पर, अब समीकरण 10 दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। सॉरी इस वाले पेज पे है। अब देखिए यहाँ पर जो है समीकरण 13 से जो है डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी का मान, यानी कि इतने सभी को जो है समीकरण 10 में रखेंगे। ये देखिए डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी, यहाँ पर जो है इन सभी समीकरण को जो है ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए करते हैं। ये आ गया सी पी माइनस सी वी बराबर डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी कॉन्स्टेंट टी और डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी, ये जो है इतना है, ठीक है। और समीकरण 10 में और क्या था, प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी माइनस डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वी, इसको जो है समीकरण 14 देंगे, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर जो है समीकरण 13 से जो है डेल ई अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी का मान जो है उठा कर हमने समीकरण 10 में रखा है, ठीक है। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब देखिए सी पी माइनस सी वी बराबर डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी प्लस पी
डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी, इसको हम इक्वेशन नंबर 15 देंगे। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए ये माइनस में है डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वी, है ना, ये समीकरण 14 है जी, ठीक है। तो फिर इसमें जो है डेल वी अपॉन डेल टी डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट वी, ये जो है प्लस में है और माइनस में है, और इधर देखिए ये प्लस में है, इसके आगे जो है कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब जो है ये पॉजिटिव है ना। तो फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये जो है कटेगा, ठीक है। तो फिर इसको हमने कट कर दिया, तो फिर बचा क्या, डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टी और डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी प्लस पी डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी। तो फिर इसको जो है इक्वेशन नंबर 15 में हमने देखा अभी जो, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया नहीं था पहले, और 15 समीकरण को पहले दिखा दिया था, इसी वजह से इसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए, ये रहा इक्वेशन समीकरण 15, है ना। तो फिर ऐसे हुआ, इसी वजह से जो है इतना आया, ठीक है। अब देखते हैं आदर्श गैस के 1 मोल के लिए, आदर्श गैस के 1 मोल के लिए पी वी बराबर आर टी, इसको हम समीकरण 16 देंगे, ठीक है। अब स्थिर दाब पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस वाले समीकरण का, है ना, स्थिर दाब पर जो है टी के सापेक्ष अवकलन करने पर इस वाले समीकरण का, तो फिर यह आ जाएगा पी डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी बराबर आर, क्योंकि टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फिर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फिर टी और टी कैंसिल हो जाएगा जी, ठीक है। तो फिर इधर बचेगा केवल आर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा पी डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट पी बराबर आर, इसको हम समीकरण 17 देंगे। अब देखिए आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए यहाँ पर बता रहा है डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टी बराबर 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं आदर्श गैस के लिए जो है डेल ई बराबर डेल वी कांस्टेंट टी बराबर जो है 0 होता है, ठीक है। तो फिर अब देखिए समीकरण 15 में पी डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी बराबर आर तथा डेल वी अपॉन डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टी बराबर 0 रखने पर, ठीक है, समीकरण 15, इसमें जो है डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टी का मान 0 रखेंगे और इस वाले मान का जो है आर रखेंगे। तो फिर क्या आएगा, ठीक है, सी पी माइनस सी वी बराबर आर आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टी 0 है और ये आर है। तो फिर यहाँ पर देखिए समीकरण 15 में ये वाला है ना, ये जो है ये 0 होगा और इसका गुणा जो है इससे होगा, है ना, यहाँ पर गुणा ही तो है क्या जी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो फिर 0 का गुणा इसके साथ होगा तो फिर ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर ये 0 हो गया, ठीक है। 0 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, तो फिर 0 प्लस आर क्या होगा, आर ही होगा, है ना। तो फिर इसी वजह से यहाँ पर आया सी पी माइनस सी वी बराबर आर, ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था, सी पी माइनस सी वी बराबर आर, ठीक है। तो फिर इसको हम समीकरण 17 देंगे। इस वाले इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी पी बराबर सी वी प्लस आर, ठीक है, एक और अतः सी पी बड़ा है सी वी से, ठीक है, इसलिए क्यू पी बड़ा होगा क्यू वी से, ठीक है जी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो फिर आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर बार बार वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बार में तो जो है इतना बड़ा इक्वेशन जो है याद नहीं होता है ना, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो फिर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, और अगर समझ नहीं आता है तो फिर अन्य लोगों से जो है आप हेल्प ले सकते हैं या फिर अपने टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं। तो फिर अच्छा लगा होगा तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके, थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।